ये बात सुनने में ही कहानी लगती है कि एक ऐसा देश जो हमारे यूपी बिहार जितना बड़ा भी क्षेत्रफल नहीं रखता, लेकिन उस देश में घुसकर उसके हाईजैकर्स और उसके सैनिकों को मारना और अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित छुड़ा लाना, जिस देश का बागडोर एक तानाशाह के हाथों में। दरअसल बात इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की हो रही है। मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मानी जाती है। मोसाद के बारे ऐसा कहा जाता है कि मोसाद किसी भी हमले के 20 या उससे अधिक सालों तक अपने दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर मारता है, फिर चाहे दुनिया के किसी कोने में छुपकर क्यों ना बैठा हो। मोसाद इजराइल की वो खुफिया एजेंसी है जो बाहर के देशों में रह रहे, जैसे लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन या दुनिया के किसी कोने में, अगर आप इजराइल विरोधी एजेंडा पर काम कर रहे हैं तो आप मोसाद के चुंगल से बच ही नहीं सकते। फिर चाहे उस व्यक्ति को खत्म करने में 1 साल लगे या 10 साल या फिर 20 साल, उसे खत्म करके ही दम लेता है। मोसाद अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी मानी जाती है। अमेरिका का CIA, इजराइल का मोसाद, रूस का KGB और फिर इंडिया का रॉ, ऐसे दुनिया के हर देशों के पास खुफिया एजेंसी होती है जो उस देश के बाहर हो रहे गलत गतिविधियों पर नजर रखते हैं और उस देश के ऊपर आने वाले खतरों को बचाते हैं। वैसे हर देश के पास दो खुफिया इंटेलिजेंस होती है, एक जो बाहर के देशों में ऑपरेशन करने में माहिर होती है और एक देश के भीतर। जिसे इंडिया के केस में देखा जाए तो बाहर के देशों में रॉ अपना काम पूरा करता है और देश के अंदर IB। लेकिन आज चर्चा इजरायली मोसाद की हो रही है, तो इजरायली मोसाद अपने सीक्रेट ऑपरेशन के लिए जाना जाता है। मोसाद अब तक दुनिया में कई बड़े से बड़े ऑपरेशन को अंजाम देकर अपनी ताकत का परचम लहराया है, जिसमें से कुछ ऑपरेशन है ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन डायमंड, ऑपरेशन सुजान, ऑपरेशन याचीन और भी बहुत सारे खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद माहिर है। जिसमें से कुछ ऑपरेशन है जैसे रेथ ऑफ गॉड। रेथ ऑफ गॉड का मकसद था म्यूनिक ओलंपिक के दौरान चरमपंथियों के हाथों मारे गए लोगों को न्याय दिलाना था। रेथ ऑफ गॉड एक गुप्त ऑपरेशन था जिसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने 1972 के म्यूनिक ओलंपिक नरसंहार के जवाब में शुरू किया था। इसका उद्देश्य उन लोगों को मारना था जो म्यूनिक हमले में शामिल थे, खासकर ब्लैक सितंबर संगठन के सदस्य और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन जिसे PLO के नाम से जाना जाता है। म्यूनिक ओलंपिक में हुए नरसंहार का मोसाद ने फिलिस्तीन चरमपंथियों को मारकर अपना मकसद पूरा किया। इजराइल एक तो यह पक्का कर देना चाहता था कि आगे से विदेश में इजरायलियों के खिलाफ कोई इस तरह का हमले की जुर्रत ना करे। मोसाद ने एक और अकल्पनीय ऑपरेशन किया जिसे दुनिया थंडरबोल्ट के नाम से जानती है। तारीख है 27 जून 1976। एयर फ्रांस के एक विमान जो जर्मन और फिलिस्तीन आतंकवादियों ने मिलकर अपहरण कर लिया था, विमान को युगांडा के एंतबे हवाई अड्डे पर उतारा गया, जहां इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया गया। फिलिस्तीन आतंकवादियों द्वारा फ्रांसीसी एयरबस विमान में बंधक बनाए गए 102 इजरायली नागरिकों को छोड़ने के बदले इजराइल के रह रहे जेलों में 50 से अधिक फिलिस्तीनियों की रिहाई की मांग करते हैं जो इजराइल के अन्य जेलों में बंद थे। फिलिस्तीन चरमपंथियों द्वारा कहा गया, अगर इन सभी कैदियों को इजराइल रिहा कर देता है तो उसके बदले सभी यात्रियों को सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। हाईजैकर्स की डिमांड के बाद इजराइल की एजेंसी एक्टिव हो गई और इस बीच हाईजैकर्स ने युगांडा के शासक से संपर्क साधा। तब युगांडा की कमान ईदी अमीन के हाथ में थी, जो अपने खूंखार व्यवहार के कारण मशहूर था। वैसे कुछ लोगों को मानना है कि युगांडा के शासक ईदी अमीन इंसान का मांस खाता था। युगांडा के शासक ईदी अमीन अपनी सहानुभूति हाईजैकर्स के साथ जताई और विमान को युगांडा के एंतबे एयरपोर्ट पर ले जाया गया। तब इजराइल ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए प्लान बनाना शुरू किया। इधर इजराइल की जनता सड़कों पर हंगामा करने लग रहे थे, लेकिन इजराइल की नीति रही है कि वो कभी आतंकियों के साथ समझौता नहीं करेगा। इजराइल की जनता अपने सरकार पर एयर होस्टेज छुड़वाने की दबाव बना रही थी। इजराइल की जनता चाह रही थी कि आतंकियों से बात कर लोगों को किसी भी शर्त पर छुड़ा लिया जाए। इधर इजरायली सरकार अपने कैबिनेट में मंथन कर रही थी कि इजरायली बंधकों को कैसे भी करके बचाया जाए, क्योंकि इजराइल और एंतबे एयरपोर्ट की दूरी करीब 4000 किलोमीटर थी। ऐसे में शुरुआत में कोई बचाव ऑपरेशन करना मुश्किल लग रहा था। इस सब के बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद एक्टिव हो चुकी थी और हाईजैकर से जुड़ी सभी डिटेल्स इकट्ठा की जा रही थी और किसी बचाव ऑपरेशन को लेकर प्लानिंग की जा रही थी। लगातार दिन बीत रहे थे और कई तरह के प्लान बनाए जा रहे थे। इस बीच हाईजैकर्स ने एक बड़ा कदम उठाया। इजरायली नागरिकों यहूदियों को एक अलग जगह शिफ्ट कर दिया। उन्होंने सभी बंदियों को 2 भागों में बांट दिया, यानी यहूदियों को अलग कर दिया गया और बाकी सबको अलग कर दिया गया। इसके बाद गैर यहूदियों को छोड़ना शुरू किया।
दरअसल जिस विमान को हाईजैकर्स ने हाईजैक किया था उसमें बहुत सारे देश के नागरिक सफर कर रहे थे। बाकी सबको एक एक कर छोड़ना चालू कर दिया था। इससे साफ हो गया था कि हाईजैकर्स का निशाना सिर्फ और सिर्फ इजराइल था। ऐसे में अब जो भी कदम उठाना था वो तुरंत करना था। इसके बाद मोसाद और इजरायली वायुसेना मिलकर प्लान बनाती है। करीब 200 जवानों की टीम को तैयार करते हैं और फाइनली यह तय होता है कि कुछ विमान में ये सभी जवान एंतबे पहुंचेंगे और अपने नागरिकों को बचाने का काम करेंगे। जब ये प्लानिंग हो रही थी तब मोसाद को एक खास जानकारी मिली। पता चला इदी अमीन कुछ दिनों के लिए अपने देश से बाहर जा रहा है। बस इजराइल के लिए यही मौका तय हुआ कि 4 जुलाई को ये ऑपरेशन किया जाएगा। इजराइल ने हाईजैकर से बात करके रिहाई की डेडलाइन को 4 जुलाई तक करवाने के लिए मना लिया और फिर इधर 3 जुलाई को इजरायली कैबिनेट में मीटिंग हुई। ऑपरेशन एंतबे यानी थंडरबोल्ट को मंजूरी दे दी गई। इजराइल वायुसेना के कुछ विमान उड़ान भरती है और वो लाल सागर होते हुए युगांडा के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में 2 बड़ी चुनौतियां थी। पहले दुश्मन के रडार में आने से बचना और इतने लंबे सफर के लिए विमान में तेल भरवाना। समंदर के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ान भरा गया ताकि रडार से बचा जा सके और हवा में ही अन्य विमानों की मदद से मिशन वाले विमान में तेल भरवाया गया। 4000 किलोमीटर के सफर के बाद इजरायली सैनिक एंतबे एयरपोर्ट पहुंचते हैं और अब अंधेरा हो चुका था। जैसे ही इजरायली सैनिक उस एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं जहां बंदियों को रखा गया था, तभी युगांडा की सेना ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इजरायली सैनिकों ने एक कार का इंतजाम किया था जो ईदी अमीन की गाड़ी से मिलती जुलती थी ताकि युगांडा के सैनिक उन पर हमला ना करें, लेकिन उनका ये प्लान फेल हो गया। ऐसे में अब इजरायली सैनिकों ने तुरंत ही उस जगह धावा बोल दिया जहां पर बंदियों को रखा गया था। फिर ताबड़तोड़ दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इजराइल के सैनिकों ने दुश्मन को मारना शुरू किया और साथ ही साथ लोगों को निकालने का बंदोबस्त किया। इजरायली लड़ाकुओं ने सभी हाईजैकर्स को मार दिया। साथ ही साथ युगांडा के कई सैनिक मारे गए। इजरायली नागरिकों को तुरंत विमान की ओर ले जाया गया और सभी नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस पूरे मिशन के दौरान इजराइल का सिर्फ एक सैनिक मारा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इजराइल ने अपने सभी नागरिकों को बचा लिया। इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद इससे भी बड़े बड़े कारनामे कर चुकी है। कुछ हाल के घटनाओं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद इजराइल के दुश्मन को मारने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। हाल फिलहाल कुछ घटनाओं पर नजर डालें जिसमें पेजर ब्लास्ट हुआ था। तारीख 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार था, जब लेबनान में रह रहे हिजबुल्लाह के सदस्य तब चौंक गए जब उनके पेजर में धमाका होने लगा। किसी के जेब में तो किसी के हाथ में ही विस्फोट होने लगा, जिसमें 11 लोग मारे गए और करीब 300 से 400 लोग घायल हो गया था। हिजबुल्लाह का कहना है कि इसके पीछे इजराइल का हाथ है और ये काम मोसाद ही कर सकता है।